से चलाने वाले हमारे वो गणमान्य लोग और इस मंच को सुशोभित करने वाली और इस संविधान सभा की शोभा बढ़ाने वाली समस्त संसार का अगर सबसे खूबसूरत तोहफा है तो वो महिला है, ये मेरा मानना है। मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आधी आबादी में अपने भाइयों की और चाचा ताऊओं की देख रही हूँ और आधी मैं आपकी देख रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी शिकायत थी अजीत भाई से कि मुझे एक महिला भी नहीं दिख रही है ककराला के प्रोग्राम में, तो आपने वो पूरी मेरी शिकायत जो है इस वाले प्रोग्राम में पूरा करके खत्म कर दिया है। और यहाँ को सुशोभित करने वाले हमारे वो देश के नौजवान युवा कहते हैं कि जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपका भी बार बार स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप भविष्य है इस हिंदुस्तान का, आप भविष्य है बदायूं का और आप भविष्य है अपने गांव का, आप भविष्य है अपने समाज का। इस पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौजवानों के लिए कल तालियां बजाइएगा, क्योंकि मुकदमे लगा के सबसे पहले जेल भेजने का काम इन लड़कों को किया जाता है। और यहाँ कुछ गणमान्य लोग वो हैं जिन्होंने इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को अच्छे ढंग से, अच्छी व्यवस्था से चलाया है। इस गांव के प्रधान जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मित्रपाल सिंह जी, मनोज कुमार जी, पूर्व प्रधान बनवारी सिंह जी, अभिनाथ जी और समस्त पटपरागंज की और इस गांव की जनता का भी मैं स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और आपको मुझे मिलाने वाले मेरे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के सचिव अजीत यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। एक बार आवाज नहीं रुकनी चाहिए आपकी तालियों की, क्योंकि आपके क्षेत्र में आज कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा लीडर है जो आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, क्योंकि आजकल आवाजों को उठाना ही बहुत समस्या का काम है। यहाँ पर तो मेरी महिला प्रियंका जी अपने ही गांव की प्रधान धर्मपत्नी है, हमारे बड़े भाई की, उनका भी स्वागत करती हूँ। महिला कांग्रेस की सचिव उपासना जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कठिन दौर में मीडिया के साथी बंधु आए हुए और बार बार इस सत्याग्रह को चलाने की खबरें जो चला रहे हैं, मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से पवित्र मन से स्वागत करती हूँ। देखिए, ये समस्या सिर्फ यहाँ नरऊ या बदायूं या इस विधानसभा में ही नहीं है, ये समस्या हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम आपके जिला बदायूं की, तो इसमें भी पूरी समस्याएं हैं। बात यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। जब आप सत्याग्रह पर बैठे थे अजीत भाई, मैंने ही आपको मना किया था फोन करके कि सत्याग्रह आइए, अनशन मत कीजिए, आमरण अनशन मत कीजिए, सरकार थोड़ी ढीठ है। तो मैंने कहा अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो जो लोग आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, उस गांव की बेटियां, उस गांव के बुजुर्ग और नौजवान, फिर उनका क्या होगा? तो सीधा सा एक जवाब था इनका कि मैं अच्छे से जानता हूं बहन कि वो लोग इस आंदोलन को जितनी आज धार दी हुई है उससे 4 गुना धार दे करके चलाएंगे। ऐसा आपके बीच का नेता होना चाहिए, ऐसा आपका व्यक्ति वो होना चाहिए जो समझता है कि इस देश में क्या जरूरी है, मेरे गांव में क्या जरूरी है, इस विधानसभा में क्या जरूरी है, या फिर इस जिले में क्या जरूरी है। इस दौर में आपकी आवाज को उठाने वाले लोगों की कमी बहुत ज्यादा है। जब मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुझे बुलाया गया अजीत भाई द्वारा, तो मुझे बेहद खुशी थी, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की भूमि बदायूं और 1857 की क्रांति में ककराला के 300 लोगों की हत्या हुई थी। शायद बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा इस बात का। तो ये इस बदायूं का इतिहास है, ये इस बदायूं की धरोहर है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। क्रांतिकारी भूमि पे आप लोग पैदा हुए हैं, तो क्रांति तो आपके अंदर ऑलरेडी होनी ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब जब सरकारें ऐसी आती है ना, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इस देश में जब सरकार इस तरीके की आती है कि वो आपको काबूज करना चाहे, तो उसका सिर्फ तोड़ एक है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, माहौल बदलते हैं, लेकिन आपकी जो एकता और आपका जो भाईचारा है, अगर आपने इसको बरकरार रखा तो जानी कस्बे का जो पानी है ना, वो नाले में ही जाएगा, नहर में ही जाएगा, फिल्टर होके, ऐसे नहीं, फिल्टर होके। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा वादा किया था कि मां गंगे ने बुलाया है, लेकिन गंगा को आज तक सफाई नहीं कराई गई और उसका भी पैसा वो खा गए। और जो यहाँ नाले का पानी, पूरे कस्बे का पानी आता है, जो आपकी जमीन और फसल को खराब करता है, उसका मुआवजा देने की जो जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन ने ली है, अगर वो लोग आपके साथ वादा खिलाफी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपनी कमर को आप मजबूत रखिएगा, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं दबाव में आ जाते हैं कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दीजिए कि आ जाते हैं या नहीं। प्रशासन के लोग क्यों आते हैं दबाव में?
या चिलचिलाती धूप में 4 घंटे से नौकरी कर रही मेरी बहन, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ एक बुजुर्ग पुलिस का व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको अपनी बेटी की भी शादी करनी है, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी है, अपनी धर्म पत्नी की स्वास्थ्य सुविधाएं भी देखनी है। तो ये इन लोगों की मजबूरी है, परेशानी है, समस्याएं हैं, लेकिन आपकी और हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इस देश के ही नहीं, इस गांव में जहां मैं खड़ी हुई हूँ, इस गांव में भी अगर आवाज बुलंद करनी हो तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आजाद फिजा में परिंदे उड़ने वाले कभी किसी की फिक्र नहीं किया करते। ये ध्यान रखिएगा कि आप दबाव में नहीं है, बंदिशों में नहीं है, और जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है। आज मैं नोएडा से आई हूं चल के, आपको पता होगा जिस कूड़े की बात कर रहे हैं, जहां पूरा ढेर लगा दिया, उसी पे मैं आपसे बात करूंगी। ये डंपिंग यार्ड कोई छोटी चीज नहीं है। जब ये घिरने आएगा तो आपने देखा होगा, जब आप कभी गांव से दिल्ली गए हो तो लेफ्ट उल्टे हाथ पे गाजीपुर बॉर्डर, जहां हमारा धरना चला 14 महीने, वहीं एक बहुत बड़ा कूड़े का एक ढेर है, पूरा एक जिला बना हुआ है वो कूड़े का। जब भी उसकी हवा चलती है, कभी इधर की कभी उधर की, उधर ही प्रभावित करता है, और उससे एक ऐसी गैस निकलती है जिससे कि आप सांस के रोगी हो जाओगे, जो आपके फेफड़े हैं। आपने एक चीज देखी होगी, गांव के जो लोग हैं गंदगी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मेहनत से नहीं होते हैं। अगर किसी को 8 घंटे खेत में लगाया जाए तो तुम काम को 8 घंटे कर सकते हो, लेकिन जब गंदगी इस तरीके की आएगी तो आप प्रभावित होने लग जाओगे। क्या आपके यहाँ पर इस कस्बे में ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हो? है कोई ऐसा हॉस्पिटल? नहीं है, क्योंकि जब हम ककराला में आए थे वहां भी नहीं था। तो सोचिए कि आपके स्वास्थ्य की फिक्र किसी को नहीं है। आने वाले दौर में आपकी वोटों की सबको चिंता है कि नहीं? तो आप जो वोट देते हैं उनका फिक्र उनको है, आपका नहीं है। आपकी जो एकता है, ये गांव का माहौल बता रहा है कि मैं एक छोटे से गांव में खड़ी हुई हूं और यहाँ इतने सारी महिलाएं और इतने सारे बुजुर्ग हमारे नौजवान खड़े हुए हैं। ये आपकी मेहनत है, और ये सत्याग्रह संघर्ष अजीत यादव जी का है। न जाने कितने नेता आते हैं आप में सिर्फ जोश भरने के लिए, हमारे जैसे कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन सुचारू रूप से उस आंदोलन को, उस धरने को आप ही चलाओगे। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है, अब तो भारत में भी नहीं है, कमी है। क्योंकि जब आप आते हो तो आने का वादा करके जाइएगा, और जब आने का वादा करके आप जाएंगे तो उसको निभाने का वादा करके जाइएगा। जब हम उठाने ककराला में आई थी तो मैंने अजीत भाई को बोला था कि जब भी कोई आपका आंदोलन होगा, कोई आपका धरना होगा, आप पार्टी से ऊपर होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं, मेरा साथ, मेरा सहयोग हमेशा आपके लिए रहेगा। ये मैं इनसे वादा करके गई थी। और जब इन्होंने आमरण अनशन किया तो मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये जीत आपकी है। जितने लोग आप बैठे हैं, ये जीत आपने जो वादा का जीत यादव को दी है, ये उस चीज की है कि वो आमरण अनशन पे बैठे, अब प्रशासन ने आकर के सहयोग किया कि हम जांच पड़ताल कराएंगे, करा रहे हैं। यही था ना भैया, करा रहे हैं। अगर ये जांच पड़ताल नहीं होती है, बहुत सारे नेता आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे। अब जो काम की बात है वो सुनिएगा कि जब ये जांच पड़ताल आपकी नहीं होती है और आपके साथ फिर से वादा खिलाफी करने का काम अगर प्रशासन ने किया या उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, तो ये जितनी भीड़ यहाँ पर बैठी है अपनी जिम्मेदारी के साथ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने के लिए मैं आपको लेकर के जाऊंगी। 18 दिसंबर का वो दिन है कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव किया था, और बहुत मजबूती से किया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे लोग उसमें अगुवाई में थे, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि कोई तो आवाज उठी है इस विधानसभा का घेराव करने के लिए। इतने समय से बड़े बड़े नेता जो सिर्फ भाषण देने का काम करते थे और किसानों के नाम पर राजनीति करते थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाकर के माला पहन करके आ जाते थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि यूपी के मुख्यमंत्री का या उनके आवास का या उनके कार्यालय का घेराव कर सके। किसी की नहीं हुई है। इतिहास उठा लीजिएगा, जो नौजवान है वो निकाल के मोबाइलों में दिखाइएगा। 2022 का जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो उससे पहले हम लोग धरने में बैठे हुए थे। एक भी किसान नेता यूपी के में ऐसी ताकत नहीं थी जो अपने आप को सूरता कहते हैं कि एक भी पंचायत किसानों की सरकार के खिलाफ कर सके। एक भी नहीं था यूपी में, कोई किसी की हैसियत नहीं कि चुनाव का जब घोषणा हुई, शंखनाद हुआ, तो कोई बता दे कि मैंने पंचायत की।
किसी की औकात नहीं है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको भेड़ चाल बनके किसी के पीछे नहीं चलना। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि यूपी के चुनाव से पहले मैंने किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में बहुत सारी पंचायतें की। मुझे इस बात का गर्व है और इस बात को मैं इसी मंच पर नहीं पूरे देश के किसी भी मंच पर बोलने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो मैंने किया है, वो मेरी मेहनत है, आपका समर्थन है। लेकिन अभी पता लग जाए आपको, बड़ा कोई नेता आ रहा है किसानों का, आप सारे जाएंगे एकदम से। क्यों? जब आज आप यहाँ परेशान हो तो आपके लिए यहाँ कौन बैठा है? अजीत यादव। ये पूरा मंच तो आपका पूरा ये मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़े बड़े नेता कोई टेंडर ले लेता है सड़कों का, कोई कुछ ले लेता है, इनका उन्हीं नहीं हो जाता है। मूर्ख कौन बनता है? आप और हम। क्योंकि मेरी मदर महिला मजदूर किसान थी, अब नहीं है, अब नहीं करवाती मैं उनसे। क्योंकि जिसकी बेटी इस लायक हो जाए कि वो कर सके तो फिर दुर्लानत उस बेटी पे जिसकी मां फिर काम करने जाए, ऐसा मानना हमारा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज आपकी एक समस्या का समाधान हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है, समाधान नहीं हुआ। ऐसी न जाने कितनी समस्याएं आपके सामने आएंगी, तो पहले समाधान होना जरूरी है। और अपने आप को गंभीरता से लो, गंभीर बनो, क्योंकि जब आप गंभीर रहोगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। आप अड़िग रहोगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। मुझे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे चेहरे दिखने को मिल रहे हैं, नौजवान बच्चियां 14-14, 16-16 साल की बेटियां इस मंच पर आई हुई है, इस धरने का समर्थन करने आई हुई है। यही जागरूक होने की मिसाल है। और इस चिंगारी को बरकरार रखिएगा, और बरकरार रखाने में अजीत भाई जैसे और हम जैसे लोग आपके बीच में आते रहेंगे। कितने सारे नौजवान, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, कितने सारे आंदोलन, ये लड़के सामने जवान खड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा मंत्री नहीं होगा जो एक 14 साल के लड़के के जितनी या 80 साल के बुजुर्ग के जितनी दौड़ लगा ले, कोई नहीं होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये नौजवान अगर अग्निवीर से प्रभावित नहीं होते और आर्मी जो हमारी पुरानी भर्ती थी उसको चालू रखते तो सारे के सारे यहाँ मुझे वर्दी में खड़े हुए दिखते कि नहीं दिखते? सब शिक्षित है भाई। आज वो दौर नहीं है कि शिक्षा नहीं है। ये अलग बात है कि कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है, हमारे और आपके बच्चे सरकारी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा में और कलम में ताकत हो जाती है ना, तो वो सवाल करना सिखाती है, वो सवाल पैदा करती है, वो जागरूकता पैदा करती है, वो आत्मविश्वास पैदा करती है। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाती है। आपकी दहाड़ इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको पता चल सके कि आप क्या है। कितने भी मंत्री हैं ना ये सरकार में बैठे हुए, सब सलाह लेते हैं तुम्हारे बच्चों से जो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, कोई अपनी बुद्धि से नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। और अपने माँ बाप का इसी तरीके से आप सपोर्ट करिएगा। जब सरकारी डिपार्टमेंट में एक लड़का बॉर्डर पे से बोला था ना कि मेरे माँ बाप बैठे हुए बॉर्डर पे, तो हिल गई थी सरकार केंद्र की। इतनी सी तो चिंगारी की जरूरत होती है, क्योंकि ये भारत का खून है, उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी भूमि का ये खून है। इसको तो सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है। यहाँ पर आए हुए तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान, मैं उनसे ये वादा करके जाती हूँ कि आने वाले जिला बदायूं का नेतृत्व करेंगे आपके अजीत यादव जी के, या किसी के नेतृत्व में बदायूं में कोई भी समस्या होगी तो मैं वहां आगे की लाइन में खड़ी नजर आऊंगी। चाहे वो लठ बजने का मामला हो या प्रशासन शांति से सुने वो मामला हो, कोई भी मामला हो, तो आप अपने आप को गंभीरता से लीजिए। और वादा खिलाफी ये लोग कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूं कि जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हुई है ना, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए घोषणा कर दिया था 2024 के चुनाव से पहले भाजपा केंद्र सरकार ने। सिर्फ घोषणा, उसको लागू नहीं किया। अभी कल दिल्ली में जब जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ में आंदोलन किया तो आपके लिए किया, इस देश की हर नारी के लिए किया। और जो कम उम्र की बच्चियां हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग 33% आरक्षण की वजह से आप भागीदारी करेंगी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की लोकसभा में। आप फेसबुक चलाती है, ट्विटर चलाती है, कुछ भी चलाती है, आप अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइए। तो आप जागरूक होइए। आरक्षण क्या है ये मेरी बुजुर्ग गांव की महिलाएं शायद हो सकता है नहीं जानती हो, तो आपकी जिम्मेदारी है इन्हें बताइए कि हर पद पर 33%
ठगने का काम सरकार ने किया है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सरकार वादा खिलाफी बहुत अच्छे से करती है, आपके साथ किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हक है, क्योंकि 50% की आबादी वो है जो पीछे खड़े हैं, जिनको आप सबने पैदा किया है, महिलाओं ने पैदा किया है, और 50% की आबादी वो है जो आप सामने बैठी है। वोट तो तुम्हारा चाहिए। हिमाचल का डेटा निकालिए, महाराष्ट्र का निकालिए, हरियाणा का निकालिए, महिलाओं के वोट से मध्य प्रदेश का डाटा निकलवाइए अपने बच्चों से। महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा पड़ा था, तब जाकर के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में भाजपा की सरकार आई थी, सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट था। तो आप यहां भी जागरूक होइए। जो नौजवान गांव में बोल सकता है, बोलना जानता है, वो इनको जागरूक करे इस चीज से। मेरा यही निवेदन आपसे है। आने वाले समय में हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे बार बार। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन करने के लिए नहीं आ सकते। अजीत भाई का आदेश नहीं हुआ था सत्याग्रह के लिए, नहीं तो हम सत्याग्रह में भी और आमरण अनशन में भी आपके साथ में होते। उन्होंने कहा था अभी आपके भाई के बाजुओं में ताकत है तो बहनों को क्यों परेशान करना। इस संविधान सभा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आपको अधिकार मिला है संविधान में। एक संदेश और देकर के जाऊंगी जाते जाते कि आपको पता होगा एक अधिकारी इस तरीके का घटिया बयान देता है जिससे कि बिहार में जो चुनाव है वहां का माहौल खराब हो, और होली है, माहौल खराब हो, शर्म नहीं आती ऐसे पद पर बैठ करके ऐसे लोगों को। तो आप अपनी होली को धूमधाम से मनाइएगा और भाईचारे के साथ मनाइएगा, ताकि ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फिर जाए। सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे पहुंचे हुए सभी लोगों को जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहन पूनम पंडित जी, आप सभी बैठे रहेंगे। हम बहुत आभारी हैं बहन पूनम के, उन्होंने जो वादा किया है आगे जरूरत पड़ेगी तो संघर्षों में भी वो हमारे साथ यहाँ खड़ी होंगी। भाइयों बहनों, ये संविधान है, देखिए इसी की रक्षा करनी है। देख लीजिए सारे लोग, इस पर हमला हो रहा है और इस पर हमले का मतलब है कि हमारे हक अधिकार पे हमला हो रहा है। ये जो हमारे सामने फोटो लगे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का है, महात्मा गांधी जी का है, इन्होंने हमें अधिकार दिए इस संविधान में। ये आज जो हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा 5 मिनट का टाइम लेंगे, तो हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे बीच में कुछ हमारे और बड़े नेता आए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भाई मनीष हिंदवी जी आए हैं। आप उनको सुनकर जाएं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपको संबोधित करें। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभी तो ये आंदोलन आई है। और हम कहना चाहते हैं, ये सुन लीजिए बहनें हमारी, सुन लीजिए, सब बैठ जाइए। ये बताइए कि अगर अभी तो हम आमरण अनशन पर बैठे थे, जो बहन पूनम पंडित कह रही थी कि प्रशासन पीछे वादा खिलाफी कर देगा, तो ये बताओ अगर प्रशासन वादा खिलाफी करता है, हमें फिर से संघर्ष करना पड़ा, तो हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ, हमारा साथ दोगे? और हमें प्रशासन जेल भेजता है तो जेल कितने लोग जाएंगे हमारे साथ? बहनें भी जाएंगी। तो सुनिए, 10 मिनट सुनिए। हमारे बड़े नेता हैं मनीष हिंदवी जी आए हैं। जब हमारे साथ जेल जा सकते हो तो आधा घंटा यहाँ बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो? बैठ सकते हो, सब लोग बैठे रहिए।